नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रिटायर्ड बैंकर साथी प्रवीण विज। सबसे पहले नव वर्ष 2022 के शुभ अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नव वर्ष आपके लिए और आपके परिवार के लिए कल्याण और मंगलकारी हो। आप सभी स्वस्थ एवं संपन्न रहें, यही मेरी कामना है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा उस विषय पर जो हम सबके मन और मस्तिष्क में काफ़ी दिनों से चर्चा और चिंता का विषय रहा है, अर्थात बैंक पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन की मुख्य मांग पर वस्तुतः देरी क्यों हो रही है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी के रिटायर्ड बैंकर्स के प्रति सकारात्मक रोल के बारे में। हमारी वित्त मंत्री महोदया ने बिजनेस लाइन के 30/10/2020 के अंक में छपे अपने साक्षात्कार में बैंक पेंशनरों की दुर्दशा का संज्ञान लेते हुए अपने आप विस्तार से चर्चा की थी तथा उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी थी। ठीक 10 दिन के बाद उन्होंने पुनः आईबीए की वार्षिक सभा को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए दोहराया कि पूर्व बैंकरों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता और उन्हें उनका हक दिया जाए, उनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, उन्हें ओआरओपी भी दिया जाना चाहिए। जैसा उन्होंने अपने साक्षात्कार में बतलाया, उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन श्री दिनेश खारा जी को बड़े भाई की भूमिका निभाने और आईबीए से मिलकर बैंक पेंशनरों को उनका हक देने की बात कही। वित्त मंत्री महोदया ने तत्कालीन आईबीए के चेयरमैन श्री राज किरण राय और वित्त सचिव से भी पेंशन रिवाइज या अपडेशन करने की बात कही। यह कोई काल्पनिक नैरेटिव नहीं है, बल्कि वह है जो माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वयं ही सार्वजनिक किया था। माननीय वित्त मंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद बैंक पेंशनर्स में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी कि अब जल्दी ही उनकी 27 साल पुरानी पेंशन अपडेशन की मुख्य मांग पूरी होने वाली है और वह पूरी तरह आश्वस्त हो गए कि अब इस प्रकरण का निस्तारण हो जाएगा। वित्त मंत्री जी ने रिटायर्ड बैंकर्स के पक्ष में बयान देकर एक ऊर्जा का संचार किया और गेंद आईबीए के पाले में डाल दी। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि वित्त मंत्री जी के बयान या उठाए गए कदमों के आलोक में हुई प्रगति की जानकारी की बजाय अफवाहों का बाजार चल पड़ा। देर पे देर होने लगी। अगर देखा जाए तो वित्त मंत्री जी की इच्छा शक्ति को अमल में ना लाना वित्त मंत्री जी की बेइज्जती है। काश इन कहना ना मानने वाले या अति विलंब करने वाले एग्जीक्यूटिव्स यानी आकाओं को सजा का कोई प्रावधान होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं यूएफबीयू के रोल के बारे में। पेंशन अपडेशन के विलंब के लिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी यूएफबीयू को जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता। यूएफबीयू में देश की प्रमुख कर्मचारियों और अधिकारियों की 9 यूनियंस शामिल हैं जो बैंकर्स के वेतन समझौतों पर आईबीए के साथ बात करती हैं। यदि हम पिछले अनुभव की बात करें तो देखते हैं कि यूएफबीयू ने केवल कार्यरत स्टाफ का ही प्रतिनिधित्व किया है और बाकी मामले को ज्वाइंट नोट के नाम पर ठंडे बस्ते में डाला गया। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि लोगों को हकीकत का पता नहीं है। पेंशन रिवीजन पर वित्त मंत्री जी की इच्छा के अनुसार आईबीए ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने 22/7/2021 को
यूनियनों को बुलाकर उनके विचार जानने का प्रयास किया। यूनियनों का शर्मनाक रवैया देखिए। पेंशन रिवीजन विषय पर ठोस प्रयास के बावजूद एसोसिएशंस गैर प्रासंगिक मुद्दों पर बात रखती रही, जिससे कमेटी का कुछ लेना देना ही नहीं था। इतने गंभीर विषय पर ऐसा लचर रवैया वस्तुतः यूनियनों के मानसिक दिवालियापन से ज़्यादा कुछ नहीं था। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं आईबीए के रोल के बारे में। यदि मैं थोड़ा सा पीछे चलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि पेंशन अपडेशन के लिए आईबीए ने हमेशा ही रोड़े खड़े किए। आईबीए का रोल कभी भी सकारात्मक नहीं रहा, जबकि इसमें हमारे ही बैंकों के सीएमडीज और जनरल मैनेजर्स इत्यादि शामिल होते हैं, जिनकी सहमति और अनुशंसा से ही बैंकर्स के वेतन समझौते लागू किए जाते हैं। यह लोग भूल जाते हैं कि कल उन्हें भी रिटायर होना है। आईबीए के कार्यपालकों ने लिखित में लिखकर दे दिया कि पेंशनर्स के साथ उनका कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट ही नहीं है, तो कभी पेंशन के लिए फंड न होने की दुहाई देते हैं। वित्त मंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद कम से कम आईबीए की सोच में थोड़ा सा नजरिया तो बदला। आज बैंकिंग उद्योग में 11 वेतन समझौते लागू हो चुके हैं। क्या कोई बतला सकता है कि इन वेतन समझौतों में रिटायरीज को क्या मिला? माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट केरला के विशेष भत्तों को बेसिक पे में शामिल करने के निर्णय को आज तक लागू नहीं किया गया। कौन है इनका जिम्मेदार? जबकि यह मामला 2015 में हमारे सामने आया था। यह मामला आईबीए के पास पिछले 6 वर्ष से लंबित है और इस पर निर्णय लेने के लिए और कितना समय चाहिए? इसी तरह 1616, 1684 डीए की सिर्फ एक अनियमितता है और इस अनियमितता को दूर करने के लिए कोई भी ठोस निर्णय क्यों नहीं लिया जाता? रिटायरीज और पेंशनर्स के फ्री मेडिकल इंश्योरेंस पर क्या कोई निष्कर्ष निकला? पेंशनर्स के हेल्थ बीमे प्रीमियम से 18% जीएसटी की तलवार हटाने पर क्या कोई निर्णय हुआ? वह निर्णय चाहे सरकार ने लेना था या जीएसटी काउंसिल ने, है तो सभी सरकारी संस्थाएं ना। अनेक बैंक रिटायरीज को महंगे प्रीमियम के कारण से स्कीम से बाहर होना पड़ा। रिटायरी एसोसिएशंस ने भी 11 महीने के लिए अब चुप्पी साध ली है। अक्टूबर 2022 में बीमा रिन्यूअल के सामने महंगे प्रीमियम को लेकर यह नेता फिर एक्टिवेट हो जाएंगे। आईबोक और एआईबी के प्रमुख धुरंधर नेता रिटायर्ड होने के बावजूद अपने रिटायरी भाइयों के लिए कोई भी मांग मनवाने में सफल नहीं रहे। इसी तरह से 2 मुख्य संगठन एआईबीआरएफ और सीपीबीआरओ, जिनके पास इस देश के वरिष्ठ बैंकर्स की 80% सदस्यता है, वे भी आईबीए के साथ समझौता बैठकों में अपना नाम शामिल करवाने में असफल रहे, क्योंकि उनके पास भी वार्ता के लिए बार्गेनिंग पावर नहीं है। इन्होंने भी धरने प्रदर्शन के लिए कोई कॉल नहीं दी। देश के रिटायर्ड बैंकर्स कोई आंदोलनात्मक कार्यवाही या दबाव नहीं बना सकते हैं। कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर ने उनकी कमर तोड़ के रख दी है। उनके कितने साथी कोरोना की भेंट चढ़ गए। आज उनकी शारीरिक शक्ति कम हो चुकी है। उनमें जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की ताकत भी नहीं रही। इस विषय में पंजाब नेशनल बैंक से सेवानिवृत्त 95 वर्षीय श्री ओम प्रकाश उमट जी कहते हैं, जीने के लिए जी रहे हैं, जब तक भगवान उनको लेके नहीं जा रहा, ये हालत में हम पगार पे खड़े हैं।
वरना तो बाद मरने के प्याम आया तो क्या है। ये पेंशन हमारी कम होने की वजह भी हमारे अपने यूनियन थी बैंक की, जिन्होंने हमें कभी साथ नहीं दिया, अगर दिया तो हमें धोखा ही दिया। कि बाद मरने का प्याम आया तो क्या हुआ। 1990 के पश्चात आज उनको कितने वर्ष हो गए रिटायर हुए। इसी तरह से 80 वर्षीय श्री ए राजेंद्रन अय्यर लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी से भीख मांगने की बजाय मर जाना बेहतर है। वह कहते हैं कि उनका सम्मान डिग चुका है। मुझे लगता है कि वह बार बार फरियाद करके जैसे भीख मांग रहे हैं। इसी तरह की भावनाएं लाखों पेंशनर्स की हैं। उनका सबसे भरोसा उठता चला जा रहा है। रिटायर्ड बैंकर्स की छोटी यूनियंस ने प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, सभी एमपीज और सुप्रीम कोर्ट के मुख्याधीश महोदय तक को अपील और अनगिनत पत्र लिखकर दबाव बनाने का काम किया। वह देश के रिटायर्ड बैंकर्स को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। नहीं तो 2018 से पहले कोई भी पेंशन अपडेशन की बात भी नहीं करता था। ऐसे देश की नौकरशाही का हाल तो देखिए। उनके पत्रों को भी कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है। उनके किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया जाता। दोस्तों, AIBRF के द्वारा मेडिकल मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन वहां भी मिल रही है डेट पर डेट और डेट पर डेट और डेट पर डेट। सुप्रीम कोर्ट में भी जनहित याचिका पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा, क्योंकि यह VIP केस की श्रेणी में नहीं आती, क्योंकि ये तो एक आम बैंकर हैं, देश के साधारण नागरिक हैं। इनके कौन सुनेगा। फिर रिटायरीज तो एक फुटबॉल की तरह से हैं, जिनकी भावनाओं से हर एक संस्था खेल रही है। असलियत यह है कि सरकार का कोई भी प्रतिनिधि, जिसमें चाहे माननीय वित्त मंत्री हो या उनके नीचे कार्य कर रहा DFS कार्यालय हो अथवा UFBU या IBA हो, सभी देरी का दोष एक दूसरे के मत्थे मढ़कर ठीकरा फोड़ रहे हैं। वित्त मंत्री जी के हस्तक्षेप से फैमिली पेंशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा हल हुआ, जिसके लिए लाखों लोग आभारी हैं, जिसके कारण आज यूनियन असहज महसूस कर रही हैं। उन्हें यह डर है कि यदि पेंशन अपडेशन की घोषणा वित्त मंत्री जी ने कर दी तो उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। वे किसी कीमत पर पेंशन रिवीजन का श्रेय सरकार को नहीं लेने देना चाहती। अब यूनियनों की पूरी ताकत इस बात पर लगी है कि वित्त मंत्री जी की मंशा पर पानी कैसे फेरा जाए, पेंशन रिवीजन को अगले मांग पत्र में कैसे घुसेड़ा जाए और इसे अगले समझौते अर्थात 2025 तक कैसे लटकाए रखा जाए। वैसे देखा जाए तो यह पेंशनर्स के खिलाफ एक षड्यंत्र है। पेंशनर एक्टिविस्ट्स को इस षड्यंत्र के खिलाफ लामबंद होने की जरूरत है। पेंशनर्स को हर एक तरह से दबाव बनाने की जरूरत है कि वित्त मंत्री जी के हस्तक्षेप के अनुपालन में बैंकर्स IBA सबसे पहले पेंशन रिवीजन का मामला तय करे और इसे अब यूनियनों की मांग पत्र का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। बैंक पेंशनर्स का मामला काफी समय से मुट्ठी में बालू की तरह से फिसलता जा रहा है। यूनियनें बस मई 2022 की प्रतीक्षा कर रही हैं। लागू समझौता समाप्त अर्थात अक्टूबर 2022 के 6 महीने से पहले उन्हें एक नया मांग पत्र देने का अधिकार है। एक बार इसे मांग पत्र का हिस्सा बना दिया तो यूनियनें और IBA दोनों अपने इरादे में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं हमारे देश की जुडिशरी के बारे में। पिछले दिनों हमें कोई आशा जगी जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में
पेंशन अपडेशन केस में अटॉर्नी जनरल महोदय ने पेंशन अपडेशन के लिए 1 माह का समय मांगा। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह के बजाय 2 माह का समय दे दिया, लेकिन कमेटियों की तो रिपोर्ट तो आ ही नहीं रही। मुझे लगता है कि शायद उनकी फाइल को कछुए की पीठ पर रख दिया गया है। आज हमारी निगाहें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के 17 जनवरी के फैसले की ओर लगी हैं। शायद कोई न्याय मिले, जबकि हमारे देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट और विविध हाई कोर्ट्स ने रिटायर्ड बैंकर्स के हित में कितने फैसले किए, लेकिन इस देश की नौकरशाही ने उन फैसलों पर अमल ना करके उनको कूड़ेदान में फेंक दिया। काश इन कहना ना मानने वाले या अति विलंब करने वाले एग्जीक्यूटिव्स पर जुर्माना हो और जो कंटेम्प्ट की श्रेणी में आए। अगर लोगों की बात माने तो कई कमेटियां बन चुकी हैं, कई स्तर पर कार्रवाई हो रही है। अगर आसपास के माहौल को देखें तो दोस्तों कई कमेटियां बन चुकी हैं, कई स्तर पर कार्रवाई हो रही है। इन कार्रवाइयों को गुप्त रखा जाता है। मेरे मन में केवल एक प्रश्न उठ रहा है कि इन सिफारिशों की रिपोर्ट गुप्त क्यों रखी जाती है। आज हमारी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही देखने का हक आम जनता को है, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि इस देश में क्या होने जा रहा है। हमारे द्वारा चुने हुए कौन से मंत्री आम जनता की आवाज़ जोर शोर से सरकार तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। क्या IBA और UFBU के बीच हुई मीटिंग्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता, ताकि हमें भी मालूम हो कि हमारे नेताओं की बातचीत का वॉल्यूम हमारे सामने क्या होता है और IBA के दफ्तरों में जाकर वह कम क्यों हो जाता है। और अंत में समय की मांग है कि पावर सेंटर नई दिल्ली पर पेंशनर एक्टिविस्ट अपनी गतिविधियां तेज करें। AIBRF और AIBRWA ने भविष्य में मिलकर संघर्ष का फैसला किया है। मेरी अपील है कि दिल्ली के सभी संगठन, एक्टिविस्ट हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल आदि जगहों के पेंशनरों को संगठनों से ऊपर उठकर धरना प्रदर्शन, बैनर पोस्टर के साथ राजनीतिक नेताओं और सरकार के मंत्रियों, वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। परमिशन नहीं मिले तो मार्च करो, मार्च रोका जाए तो सड़क पर बैठ जाओ। जबरन उठाया जाएगा वह भी ठीक है, कम से कम मीडिया में तो आएगा। हम यह मानने को तैयार नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता। किसानों का एग्जाम्पल आपके सामने है। हम मानने को तैयार नहीं है कि कोई सुनेगा नहीं। हमारी मांग है माननीय वित्त मंत्री जी की भावनाओं का सम्मान हो। उन्होंने माना है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। उन्होंने बैंकरों और IBA से कहा है कि वह बैंक पेंशनरों की पेंशन रिवाइज करें। सरकार ने रिजर्व बैंक, नाबार्ड की पेंशन रिवाइज कर दी है। IBA कमेटी रिवीजन रिकमेंड क्यों नहीं कर रही। हम वित्त मंत्री के अनादर को लेकर अति गंभीर हैं और इस बात को हम सरकार और जनता के सामने लाना चाहते हैं। अंत में नव वर्ष से आप सबकी एकता से ही सफलता हासिल की जा सकती है। रिटायरी संगठनों को अपनी अपनी ईगो छोड़कर एक मंच पर आना होगा। बड़ी एसोसिएशंस को भी छोटी एसोसिएशंस को इज्जत की निगाह से देखना होगा। तब ही हम 27 सालों से झेल रहे भेदभावपूर्ण रवैये तथा नाइंसाफ़ी से निजात पा सकते हैं तथा सम्मानजनक व मर्यादित जीवन जी सकते हैं। उम्मीदों भरा नववर्ष आप सबके जीवन में खुशियां भर दे। इसी के साथ बस आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।